तो प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड और जर्मनी में शुरू हुआ। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं था, पर बैंकर्स अपने बेहिसाब फायदे के लिए अमेरिका को युद्ध में ले जाना चाहते थे। और अमेरिका के राज्य सचिव विलियम जेनिंग्स कहते हैं, बड़े बैंकिंग हित विश्व युद्ध में गहरी रुचि रखते थे क्योंकि इसमें बड़े लाभ के लिए व्यापक अवसर थे। अब रॉकफेलर ने विश्व युद्ध प्रथम से $200 मिलियन कमाए और युद्ध खर्च $30 बिलियन आया, यानी $20 करोड़ तो उसने कमाए और युद्ध खर्च $330 बिलियन आया। अब देखो ये युद्ध जो है अमेरिका का और इसका, ये अमेरिका को डालने के लिए इन्होंने क्या किया, देखिए एक रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है ग्रे के बीच में और हाउस के बीच में। ग्रे इंग्लैंड के विदेश सचिव है उस समय के, वो लिखते हैं अमेरिका के लोग क्या करेंगे अगर जर्मन एक समुद्री जहाज डुबा दे जिस पर अमेरिका के नागरिकों। और हाउस विल्सन के प्रमुख सलाहकार ये लिखते हैं, मेरा मानना है कि अमेरिका में एक आक्रोश की लहर दौड़ जाएगी और यह हमें युद्ध में ले जाने के लिए काफी है। यानी एक समुद्री जहाज डुबाना था अमेरिका के नागरिक जिस पे हो, और यही हुआ। लुसिटेनिया जहाज को जानबूझकर जर्मनी के नियंत्रित समुद्र में भेज दिया गया और उन्होंने वह जहाज डुबा दिया, क्योंकि युद्ध चल रहा था और कोई बिना झंडा लेके और किसी के समुद्र में आ जाए तो डुबाएंगे, जिसमें 1200 लोग मर गए और एक बार उनको बहाना मिल गया और अमेरिका सीधा युद्ध में। दूसरा, रूस की क्रांति 1917। कुछ लोगों को लगता है कि रूस की क्रांति शायद एक लोकतांत्रिक क्रांति थी, शायद वो जनता के हित में थी, लेकिन सही मायने में रूस की क्रांति कराने के पीछे भी इन लोगों ने समर्थन किया। और वो क्यों किया वो आप समझ जाएंगे। रूस की ताकत अमेरिका से ज्यादा होने लगी थी, तेल का उत्पादन भी ज्यादा होने लगा था। तो 1890 से लेके 1913 तक जितना जो जीडीपी ग्रोथ था, जो प्रोडक्शन का ग्रोथ था, रूस में ज्यादा था, अमेरिका और ब्रिटेन में कम था। तो पूरा एक तरह से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था रूस, और उसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसी व्यवस्था नहीं थी बैंकों की। और विश्व पर नियंत्रण के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाना चाहते थे, परंतु रूस के राजा जार ने समर्थन नहीं किया और उन्होंने इनकी पोल पट्टी खोल दी। तो इनको लगा अब इसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो फरवरी क्रांति शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक थी। फरवरी में जो क्रांति हुई तो लोगों ने की, पर नवंबर क्रांति के लिए लेनिन और ट्रोट्स्की को पैसा पहुंचाया गया $2 बिलियन। ये कई लोगों ने पूरी किताब लिखी और सारे सबूत प्रस्तुत किए गए हैं। क्रांति के दौरान रूस में संयुक्त प्रेस के एक संवाददाता यूजिन लियोन्स ने लिखा है, लेनिन, ट्रोट्स्की और उनके साथियों ने राजशाही को नहीं उखाड़ फेंका, उन्होंने रूसी इतिहास में पहले लोकतांत्रिक समाज को उखाड़ फेंका जिसे मार्च 1917 में हुई वास्तव में एक लोकप्रिय क्रांति के माध्यम से स्थापित किया था। तो ये पूरी व्यवस्था आप देखेंगे कि पार्टी ने उसके बाद क्या किया। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी ने रूसी वाणिज्य को मुक्त व्यापार के लिए खुला रखा और बैंकिंग प्रणाली को निजी हेरफेर के लिए छोड़ दिया गया, जबकि कम्युनिस्ट लोग तो ऐसा सिद्धांत नहीं रखते हैं। 1917 में देश की बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इस प्रणाली को पैसे बिना अर्थव्यवस्था के कम्युनिस्ट विचार के विरुद्ध जाकर 1920 में बंद कर दिया गया। 1920 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया कि अब ये सिस्टम नहीं चलेगा और वही चलेगा जो अमेरिका में चल रहा है एक तरह से। एडवर्ड ग्रिफिन लिखते हैं, 1922 में सोवियत संघ ने अपने पहले अंतरराष्ट्रीय बैंक का गठन किया। ये द क्रिएचर फ्रॉम जेकल आइलैंड, ये किताब पढ़ने योग्य है, देखना इसको। आगे लिखते हो, इसका स्वामित्व कम्युनिस्ट सिद्धांत के अनुसार से राज्य का नहीं था, बल्कि यह निजी बैंकरों के एक गिरोह द्वारा संचालित था। इनमें न केवल जार के पूर्व बैंकर थे, बल्कि स्वीडिश, जर्मन और अमेरिकन बैंकों के प्रतिनिधि शामिल थे। विदेशी पूंजी का अधिकांश इंग्लैंड और ब्रिटिश सरकार से भी आया था। नए बैंक के विदेश प्रभार के निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति मैक्स मई न्यूयॉर्क में मॉर्गन की गारंटी ट्रस्ट के उपाध्यक्ष थे। ये व्यक्ति एडविन ग्रिफिथ है जिसने ये बुक लिखी है। तुरंत अक्टूबर क्रांति के बाद के वर्षों में ब्रिटिश और अमेरिकी कारोबार के लिए सोवियत संघ द्वारा जारी किए गए बड़े और आकर्षक ठेके का एक स्तर झरना वहां था। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मन भेड़ियों को जल्द ही नए सोवियत शासन के लाभ बिक्री का एक उपहार मिला। तो ये रूस की क्रांति थी। आप देखेंगे एक किताब और लिखी गई है, वॉल स्ट्रीट एंड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। ये एंटनी सी सटन की पुस्तक है। इसमें साफ साफ दिखाते हैं कि लेनिन को जर्मनी के द्वारा किस तरह से, इन लोगों द्वारा एक तरह से जर्मनी के माध्यम से कितना पैसा कैसे कैसे मिला। स्टालिन बाद में है कि सही मायने में कम्युनिस्ट था, उन्होंने इन लोगों को नियंत्रण में रखा, है ना, पूरी तरह से। इनको लेनिन के बाद स्टालिन आ गया और उनको नियंत्रण में रखा।
अब आता है संस्थाओं की स्थापना 1919। रूस की क्रांति के बाद इनको संस्थाओं की स्थापना करनी थी, क्योंकि इन्होंने देखा कि हमारा जो व्यवस्था चल रही है, संस्थाएं स्थापित नहीं होंगी तो ये व्यवस्था ज्यादा लंबा समय नहीं चलेंगी। तो 1919 में विश्व नियंत्रण के लिए लीग ऑफ नेशंस बना, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र बना, एक संस्था ये बनाई। दूसरा 1919 में ही काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, CFR बोलते हैं इसको। ये इसका काम क्या है? अमेरिका की विदेश नीति को नियंत्रित करने के लिए, यानी अमेरिका की जो विदेशी नीति है वो अमेरिकी सरकार नहीं नियंत्रित करती है, एक प्राइवेट ग्रुप है, गुप्त समूह, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वो तय करता है और वहां से अमेरिका के राष्ट्रपति को ऑर्डर दिए जाते हैं। 1954 में बिल्डरबर्ग नामक सबसे खुफिया समूह बोलते हैं इसको, ये समूह की एक मीटिंग चल रही थी, जैसे गोलमेज समूह में बता रहा था, तो आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों को इसका पता चल गया, और क्योंकि इन्होंने नाम तक नहीं रखा इसका, तो जिस होटल में मीटिंग हो रही थी, बिल्डरबर्ग होटल, तो उसके नाम से इनका नाम बिल्डरबर्ग समूह रख दिया गया। 1973 में ट्राइलेटरल कमीशन बनाया, यह अंतरराष्ट्रीय बैंकरों, मीडिया नेताओं, विद्वानों और सरकारी अधिकारियों का विशिष्ट समूह है। ये बैंकों, ये ट्राइलेटरल कमीशन। अब संस्थाओं की स्थापना के बाद इनको लूट अपनी बढ़ानी थी और अपनी ताकत और बढ़ानी थी, तो 1920 में ब्याज दरें बढ़ा दी और पैसे की कमी करके मंदी से लाभ कमाया। किंतु यह मंदी उन्होंने ज्यादा देर नहीं रखी, उनको लगा कि पहले एक बार लोगों को खूब पैसा दे दिया जाए ताकि और ज्यादा लूट हो। तो 1920 से 29 तक सस्ते कर्ज से पैसे की आपूर्ति को 62% तक बढ़ाया। इन्होंने एक विशेष तरह का कर्ज देना शुरू कर दिया था। क्या किया कि स्टॉक मार्केट में लोग पैसे लगाए, इसलिए शेयर का मात्र 10% रख के, जो आज तक चल रहा है, खरीदने या बेचने का नियम लाए। यानी तुम 1 रुपया रखा और 10 का एक तरह से सट्टा खेल लो, तो लोगों को लगा इससे तो बड़ा पैसा बन रहा है, 1 रुपया रखो और 10 का हमें सट्टा खेलने का मौका मिल रहा है। लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर यह जुआ खेलना शुरू कर दिया, और एक बार उनका सारा धन इसमें लग गया तो उन्होंने गुप्त तरीके से स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया। 29 अक्टूबर 1929 को अपना सारा पैसा निकालकर इन्होंने स्टॉक मार्केट क्रैश करा दी और साथ में ब्याज दरें बढ़ाकर देश में पैसे की और अधिक कमी कर दी, जिससे महामंदी का दौर आया। 1929 से 1933 में पूरे विश्व में महामंदी का दौर चला। इससे क्या था कि लोग, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, वो तक सड़कों पर आ गए और भीख तक नसीब नहीं हो रही थी। ऐसा महामंदी का दौर आया, लोग बिल्कुल आत्महत्या कर रहे थे, पागल हो गए थे। तो ये है मिल्टन फ्राइडमैन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता और शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे 2006 तक, मृत्यु से पहले। तो ये लिखते हैं कि फेडरल रिजर्व ने निश्चित रूप से 1929 से 33 में देश में मुद्रा संचालन को 1/3 कम करके महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन को जन्म दिया है। दूसरा एक व्यक्ति और लिखते हैं महामंदी के बारे में, वो है कांग्रेसमैन चार्ल्स मैकफेडन, अमेरिका की जो कांग्रेस होती है वहां की संसद, उसके सदस्य हैं। वो लिखते हैं महामंदी एकाएक किसी दुर्घटना से नहीं आई, बल्कि इसे बड़ी सावधानी से लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंकर भयंकर निराशा की एक ऐसी स्थिति लाना चाहते थे जिससे वे हम सभी के शासक के रूप में उभर सकें। तो चार्ल्स मैकफेडन इनके विरुद्ध बोले और बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। ये लिखते हैं आगे, कुछ लोगों को लगता है कि फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिकी सरकार की संस्था है, पर ऐसा नहीं है। फेड द्वारा अपनी शक्तियों को छुपाने के हर संभव प्रयास किए हैं, लेकिन सच्चाई है कि फेड ने सरकार को कब्जा लिया है। यह यहां सब कुछ नियंत्रित करता है और हमारे सारे विदेशी संबंधों को भी नियंत्रित करता है। यह सरकार बनाता है और सरकार गिराता है, यानी फेडरल रिजर्व ही असली मालिक है।